नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लेकर आई हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का यात्रा वृतांत, जिसका शीर्षक है एक बूंद सहसा उछली। इस यात्रा वृतांत का संपूर्ण पाठ हम पूर्ण ना करते हुए इसके महत्वपूर्ण अंश पर दृष्टि डालेंगे। अंश पर दृष्टि डालने से पूर्व हम इस यात्रा वृतांत की भूमिका को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। घुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है। देशाटन करते हुए नए देशों में क्या देखा, क्या पाया, यह जितना देश पर निर्भर करता है उतना ही देखने वाले पर भी। एक नज़र होती है जिसके सामने देश भूगोल की किताब के नक्शे जैसे या रेल जहाज के टाइम टेबल जैसे बिछे रहते हैं। एक दूसरी होती है जिसके स्पर्श से देश का प्राणवान प्रतिमा सा आपके सामने आ खड़ा होता है। आप उसकी बोली ही नहीं, हृदय की धड़कन तक सुन सकते हैं। एक बूंद सहसा उछली के लेखक की दृष्टि ऐसी ही है। वह देश में नहीं, काल में भी यात्रा करता है। जो प्रदेश वह आपके सामने खड़ा आपके सामने लाता है, उसका सांस्कृतिक परिपार्श्व भी आपकी आँखों के सामने रूप ले लेता है। जिस चरित्र को वह आपके सम्मुख खड़ा करता है, उसकी एक चितवन में एक पूरे समाज के इतिहास की झांकी आपको मिल जाती है। यात्रा साहित्य हिंदी में यों भी बहुत अधिक नहीं है, पर ऐसी पुस्तक तो अद्वितीय है। लेखक संस्कार से भारतीय है। मानव जाति से वह जो तादात्म्य खोजता है, उसमें वह केवल एक संयोग है। पर विभिन्न देशों के वर्णन और वृतांत की ओट में भारत और भारतीयता की जो गौरवमयी प्रतिमा वह उत्थापित करता है, वह उसकी कला दृष्टि और शिल्प कला का प्रमाण तो देती ही है, उसकी वैचारिक निष्ठा का भी प्रमाण है। घुमक्कड़ी का शास्त्र दूसरों ने लिखा है, पर एक बूंद सहसा उछली घुमक्कड़ी का काव्य है। उसमें मंत्र नहीं, आत्मा बोलती है। यात्रा वृतांत में लेखक ने स्थलों और चेहरों की अविस्मरणीय झांकियाँ दिखाई हैं। नश्वरता से मुक्त करने वाले जिस आलोक छुए अपनेपन की बात पुस्तक को शीर्षक देने वाली कविता में है, वह पुस्तक में सर्वत्र बिखरा है। पाठक को भी वह अवश्य अपनी परिधि में खींच लेगा। इस पुस्तक में यहाँ हमने इस यात्रा वृतांत के बारे में चर्चा की। अब हम सच्चिदानंद हीरानंद द्वारा यात्रा वृतांत की भूमिका पर दृष्टि डालेंगे। इस पुस्तक में क्या है, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इसके लिए पाठकों में एक वर्ग अवश्य ऐसा ही होगा जो कि पुस्तक पढ़ने के बाद ही स्वतंत्र रूप से निर्णय करना चाहेगा कि उसकी राय में इस पुस्तक में क्या है, और उस पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मैंने उसके विषय में क्या कहा है। निसंदेह एक दूसरा वर्ग ऐसा भी होगा जिसने पुस्तक पढ़ने से पहले अपनी पक्की धारणा बना रखी होगी क्या उसे मेरी पुस्तक में पाना है।
इस वर्ग को भी इससे प्रयोजन नहीं होगा कि मैंने भूमिका में पुस्तक के विषय में क्या कहा है या कि पुस्तक में ही क्या कहा है। इसलिए पुस्तक में जो कुछ है उसके बारे में कोई सफाई मुझे नहीं देनी है। क्या क्या वह नहीं है, इसी के बारे में दो एक शब्द कहना चाहता हूँ। यह पुस्तक मार्गदर्शिका नहीं है। इसके सहारे यूरोप की यात्रा करने वाला यह मान लेना चाहे कि कैसे वह कहाँ से कहाँ जा सकेगा या कैसे मौसम के लिए कैसे कपड़े उसे ले जाने होंगे या कि कहाँ कितने में उसका खर्चा चल सकेगा, तो उसे निराशा होगी। जो यह जानना चाहते हो कि कहाँ से नायलॉन की साड़ियाँ या कैमरे या घड़ियाँ या सेंट या ऐसी दूसरी चीज़ें जो कि भारतवासी विदेशों से उन कला वस्तुओं के एवज़ में लाते हैं जो कि विदेश या यहाँ से ले जाते हैं, कहाँ से किफ़ायत में मिल जाएंगी, उनके भी काम की यह पुस्तक नहीं होगी। वास्तव में ऐसे पाठक को यह पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं उन लेखकों में से नहीं हूँ जो समझते हैं कि अगर पाठक ने मुगालते से किताब खरीद ली तो वह भी लाभ ही हुआ, क्योंकि बिक्री तो हुई। जिस पाठक के द्वारा मैं पढ़ा जाना चाहता हूँ उसका स्वरूप मेरे सम्मुख स्पष्ट है। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ और इसके लिए वर्षक उसे भ्रांति में नहीं रखना चाहता, ना भ्रांत होने का अवसर देना चाहता हूँ। उस मेरे वांछित पाठक वर्ग में समाज के और शिक्षा के सभी स्तरों के लोग हैं, अर्थात अशिक्षा शिक्षा का स्तर नहीं है, उसका नकार है। उसमें ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के अलावा दूसरी विदेशी भाषाएं जानते हैं और इसके बावजूद हिंदी भी पढ़ लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो कोई विदेशी भाषा नहीं जानते या हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं जानते। उनमें ऐसे लोग हैं जो अनेक बार पश्चिम और पूर्व के विभिन्न देशों की सैर कर आए हैं, जो जाने वाले हो या ना हो विदेश यात्रा के सपने देखते हैं, और ऐसे भी हैं जिनके सम्मुख ऐसी कोई संभावना नहीं है और इसके लिए विशेष उत्कंठा भी नहीं है। वास्तव में इन सब बातों में से कोई भी पाठक की कसौटी नहीं है। मेरा पाठक संवेदनशील हो, यह मैं उससे चाहता हूँ, क्योंकि बिना इसके वह उसे नहीं अपना सकता जो मेरी संवेदना ने ग्रहण किया है। जो स्वयं संवेदनशील नहीं है वह यह नहीं पहचानता कि सबकी संवेदना अलग अलग होती है। उसके निकट संवेदना का भी एक बना बनाया ढांचा होता है। वह किसी अनुभव को तद्वत ग्रहण ही नहीं कर सकता, केवल उसके टुकड़े करके अलग अलग खांचों में रख सकता है। पाठक उदारमना हो, यह भी मैं चाहता हूँ। बिना इसके वह दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं कर सकता, बल्कि वह शायद अपने भी विचार नहीं रख सकता, क्योंकि अनुदार विचार तो अपनी उपलब्धि नहीं, रूढ़ी की देन होते हैं। पाठक अनुभव के प्रति खुला हो, जीवन से प्रेम करता हो,
यह भी मैं चाहता हूँ। जो अनुभव के प्रति खुला नहीं है, उसे दूसरे के अनुभव से भी क्या प्रयोजन हो सकता है। और जो जीवन से प्रेम नहीं करता, उसके निकट अनुभव का ही क्या मूल्य है। जीवन प्रेम हो तभी तो अनुभव को धन के रूप में पहचाना जा सकता है। तभी संपन्न और दरिद्र की पहचान के आधार आर्थिक मूल्य ना रहकर मानवीय मूल्य हो जाते हैं। जीवन के मूल्य ही तो मानवीय मूल्य हैं। वास्तव में जो ऐसे पाठक हैं, उन्हें यह भी नहीं बताना होगा कि पुस्तक में क्या नहीं है। उनकी सदस्यता और सत्ता स्वयं नीर शीर करती चलेगी। उन्हें जो मिलेगा उतना ही केवल उनकी नहीं बल्कि मेरी भी उपलब्धि होगी। जो नहीं मिलेगा वह उसमें है, ऐसा कहने की हठधर्मी मैं ना करूँगा। क्या ऐसे पाठक बहुत थोड़े हैं। कहा जाता है कि मैं अभिजात वर्ग का हूँ। कहने वालों के निकट अभिजात का जो भी अर्थ हो, और इसके अल्पसंख्य पाठकों के लिए ही लिखता हूँ। अभिजात पाठकों के लिए ही। कोई क्यों जानबूझकर अपने पाठकों की संख्या कम करना चाहेगा, यह मैं नहीं जानता। हर कोई मेरा लिखा हुआ ज़रूर पढ़े ही, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। ऐसी कोई अवचेतन कामना भी मेरी ना होगी, किंतु हर कोई मेरा पाठक हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। मानव में मेरी श्रद्धा है, ऐसा किंतु हर कोई मेरा पाठक हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मानव में मेरी श्रद्धा है। मानव मात्र को मैं अभिजात मानता हूँ। मेरा परिश्रम उसके काम आवे, इसे मैं अपनी सफलता मानता हूँ। इस पुस्तक में जो परिश्रम हुआ है, जो कुछ प्रस्तुत किया गया है, वह उस समृद्धि में कुछ भी योग दे सके जिसके मानदंड आर्थिक नहीं हैं, तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। योग वह दे सके या ना दे सके, उस परिश्रम के पीछे मेरी भावना यही रही है, उसके मूल में यही साध है। यहाँ इसकी भूमिका समाप्त होती है। अब हम इस यात्रा वृतांत के मूल पाठ पर दृष्टि डालते हुए इसका वाचन करेंगे। इसका हम पूर्ण वाचन नहीं करेंगे। इस यात्रा वृतांत के जितने भी मुख्य अंश हैं, उनका वाचन हम पूर्ण करेंगे। ज्ञान वृद्धि और अनुभव संचय के लिए देशाटन उपयोगी है, यह पुरानी बात है। एक समय था जबकि कवि के लिए, और क्योंकि काव्यकार ही एकमात्र कृतिकार था, इसलिए समझ लीजिए कि अपने अर्थ में साहित्यकार मात्र के लिए देशाटन अनिवार्य समझा जाता है। किंतु देशाटन कैसे किया जाए, इसकी कोई विशेष पद्धति शास्त्रकारों ने नहीं बताई। तीर्थाटन की परंपरा थी, लेकिन उसका उद्देश्य अनुभव संचय नहीं बल्कि पूर्ण संचय था, और वह भी भाव अनुभाव से मुक्ति पाने के लिए। दुनिया की जानकारी और आज ज्ञान अथवा अनुभव से जानकारी ही अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। प्राप्त करने और उसके विषय में अधिकार पूर्वक लिख सकने के इधर दो अलग अलग तरीके हो गए हैं। एक तो यह कि आप सप्ताह भर में दुनिया का
हवाई बल की तूफानी दौरा करके लौट आइए। फिर या तो एक संवाददाता सम्मेलन बुला लीजिए और उसे अपनी प्रत्येक धारणा के बारे में एक एक बयान दे डालिए, या फिर एक शीघ्र लिपिक बुला लीजिए और पुस्तक लिखा डालिए जो साथ साथ छपती भी जाए, क्योंकि अन्यथा आपके अनुभव के पुराने पढ़कर अरोचक हो जाने का डर है। लिखने के लिए अनुकूल समय और एकांत आवश्यक हो तो पुस्तक लिपिक की बजाय रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को भी लिखा दी जा सकती है। स्पष्ट है कि यह मार्ग बड़े आदमी ही अपना सकते हैं, जिनके बयान का महत्व जितना उसकी विषय वस्तु के कारण उतना ही वक्ता के नाम के कारण। आपने यह बात कहाँ सुनी? जी ठीक घोड़े के मुख से प्राप्त हुई। आजकल सब कुछ का अंग्रेजी अनुवाद कराने के लिए समितियां बन रही हैं, अतः यहाँ भी अंग्रेजी मुहावरे का अनुवाद कर दिया गया है। इतना अवश्य है कि यदि यह अनुवाद किसी समिति द्वारा किया गया होता तो घोड़े के मुँह जैसे सीधी और सहज बात न कहकर हय वदन या तुरंग मुख जैसे मुख किसी प्रभावशाली पद का उपयोग किया जाता। अपनी अल्पज्ञता और गुरुत्वहीनता स्वीकार करता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप कालो हाम निर्वधि मानकर इस विपुला पृथ्वी की परिक्रमा पर निकल जाइए और यह चिंता छोड़ दीजिए कि जब लौटना होगा या कब यात्रा पूरी होगी। प्रकाशक रूपी विंध्य शिखर कब अगस्त्य रूपी लेखक या प्रत्यावर्तन का आशीर्वाद पाकर सिर उठाकर पूछ सकेगा कि प्रभु पांडुलिपि कब प्राप्त होगी। आप यह मार्ग अपनाएं तो जो देश जितना समय मांगे निसंकोच देते चलिए। पहले ही देश में 2, 4, 6 वर्ष लग जाएं तो भी चिंता ना कीजिए। यह मान लीजिए कि आरंभ का यह विलंब आगे की प्रगति के लिए विशद भूमिका का काम देगा। स्पष्ट है कि यह दूसरा मार्ग सिद्धों संतों का है, सिद्धों का नहीं तो असाध्य घुमक्कड़ों का। मैं साधारण बीच बचोला आदमी होने के नाते ना तो इतना सौभाग्यशाली हो सका हूँ कि दूसरी कोटि में जाऊँ, ना इतना विशिष्ट अभागा ही हूँ कि पहली कोटि में गिन लिया जाऊँ। मुझे यूरोप भ्रमण के लिए 6 मास का समय दिया गया, जिसे खींच खांच कर मैंने 10 मास तक बढ़ाया, किंतु इतना समय भी केवल यही भर जानने के लिए प्राप्य होता है कि कुछ भी जानने के लिए वह कितना अप्राप्त है। यात्री अपने पहले सप्ताह का सब जानता वाला पन खो चुकता है और जिज्ञासाओं की सूची भर बनाकर लौट आता है। किंतु जानना ही सब कुछ नहीं है, देखना और जो देखा उसके बारे में सोचना भी बड़ी बात है। और पूर्व ग्रह को छोड़ तथा पूछने के लिए सही प्रश्नों की सूची बना लेना, यह और भी बड़ी उपलब्धि है। आज के युग में जब कुछ खोजने चलने से कुछ मानकर चलने को अधिक महत्व दिया जाता है और जब यात्री
प्रायः कुछ देखने नहीं, जो मानकर चले हैं उसकी पुष्टि पाने निकलते हैं, तब उसका महत्व और भी अधिक है। यात्री अधिक पूंजी न लेकर लौटे तो फालतू असबाब से छुट्टी पाकर सहज यात्रा करना ही सीख आए, यही बहुत है। मैं उन लोगों की बात नहीं कहता जो यहाँ से कई एक खाली झोले लेकर चलते हैं और लौटते समय जिनके कपड़ों के हर सलवट से कलाई घड़ियों की लड़ियाँ, जूतों के भीतर से 6-6 जोड़े नायलॉन के मोजे या कोट के अस्तर में से गजो जारजेट निकला करती है। ना उन्हीं लोगों की बात कहता हूँ जिनके लिए स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने बहुत दुखी होकर कहा था कि आप जब विदेश में आएं तो वहाँ के लोगों को यह भी अनुभव करने का कारण दीजिए कि आप अपने साथ खर्च करने के लिए पैसों के अलावा भी कुछ लेकर आए हैं। इन दोनों प्रकार के यात्रियों को दूर ही से नमस्कार करता हूँ। जितना अधिक दूर वे चले जाएं, उतना ही अधिक विन्नत मेरा नमस्कार। मृत्यु से पूर्व अमेरिका आए हुए विद्यार्थियों को संबोधित करते समय स्वयं कुमार स्वामी ने भारतीय संस्कारों पर बल देते हुए यह कहा था, फालतू असबाब से छुट्टी पाते हुए सहज भाव से यात्रा करना सीखते चलना ही मेरा उद्देश्य रहा है। विदेशाटन में ही नहीं, जीवन यात्रा में भी इस प्रकार क्रमागत बेसरो सामान हो जाने पर अनायास की नाटकी तीव्रता या आत्यंतिकता नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाले हल्केपन से मुक्ति का जो बोध होता है वह कुछ कम मूल्यवान नहीं है। लेकिन अंतिम उपलब्धि की बात अभी से करना दार्शनिकता का पचड़ा ले बैठना जान पड़ सकता है। इसलिए उसे छोड़ आपको शब्दों के विमान पर बिठाकर सैर कराने के मेरे प्रयत्न में मेरा उद्देश्य यही है कि इस सहज भ्रमण का अपूर्व स्वाद कुछ आपको भी प्राप्त करा सकूं। यह एक गुण है जिसका गूंगे का होना आवश्यक नहीं है। तो लीजिए, न्यूनतम असबाब लेकर शब्द विमान की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। अप्रैल के उत्तरार्ध की एक रात का पिछला पहर, खुला आकाश। वास्तव में खुला आकाश, क्योंकि आकाश के जिस अंश में धूल या धुंध होती है वह तो हमारे नीचे है और धूल उसमें है भी नहीं। हल्की सी वसंती धुंध ही है, बहुत बारीक धुनी हुई रुई की सी। यह ऊपर आकाश नहीं है, रूपहीन आलोक मात्र। हम अचल पंख तिरते जाते हैं, बार मुक्त। नीचे यह ताजी धुनी रुई की उजली बादल सेज बिछी है। स्वप्न मर्षण या यहाँ हमें अपना सपना है। हम नीचे उतर रहे हैं। धीरे धीरे आकाश कुछ कम खुला हो जाता है और फिर नीचे बहुत धुंधली रोशनी दिखने लगती है। विमान के भीतर चालक के कैबिन को यात्रियों के कमरे से अलग करने वाले द्वार के ऊपर बत्ती जल उठती है।
पेटियां लगा लीजिए, सिगरेट बुझा दीजिए। एक गूंज सी होती है, फिर स्वर आता है, थोड़ी देर में हम लोग रोम के चाम्पिनो हवाई अड्डे पर उतरेंगे। भारत से रोम, इटालिया रोमा का अंग्रेजी रूप। रोम तक 22 घंटे लगे। देश से ब्राह्मवेला में चलना बहुत था और रोम में तो अभी रात ही थी। और शबाब की पड़ताल में अधिक समय नहीं लेने वाला अंश वह होता है जब भूमि पर होते हैं, शहर से हवाई अड्डे तक या अड्डे से शहर तक आते जाते और विमान की प्रतीक्षा में। पर रात के सन्नाटे में हमारी बस बहुत तेजी से सड़क की लंबाई नापती चलती है और शीघ्र ही हम रोम शहर में प्रवेश करते हैं। मैं जानता हूँ कि दिन के प्रकाश में रोम बिल्कुल दूसरा दिखने लगेगा, पर इस समय भी जो दिख रहा वह अपूर्व और आकर्षक है। अंगूर की कटी छटी बेलें इतनी नीची कटी हुई कि पौधे मालूम हों। लिलाक की झाड़ियाँ जिनके बकायन जैसे फूलों के गुच्छों का रंग रात में नहीं पहचाना जाता, पर मधुर गंध वायुमंडल को भर रही हैं। तरह तरह के खड़हर जिनमें कुछ चित्रों द्वारा परिचित हैं, कुछ अपरिचित। स्वयं सुंदर सड़कें, जहाँ तहाँ प्रतिमा मणित फव्वारे न केवल इटली की मूर्ति शिल्प और वास्तु प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं, वरन पौराणिक आख्यानों से इतने गुथे हुए हैं कि पूरी क्लासिकल परंपरा उनकी फुहार के साथ मानो झड़ती रहती है। नगर के मध्य में फोंताना दी त्रेवी मानो कल्प स्रोत है। वहाँ पर यात्री जल में सिक्का फेंक कर मन्नत करते हैं कि उनका फिर रोम आना हो। सुना है कि त्रिवेणी की शक्ति दिल्ली के हडिया पीर से कुछ कम नहीं है, किंतु इटली फिर आना चाहकर भी मैंने उसका सहयोग नहीं मांगा। यह उत्सुक अथवा चिंतित प्रेमी युगलों की भीड़ त्रिवेणी पर लगी ही रहती है और विदेशी यात्रियों को स्थायी स्मृति सुख देने के लिए गिद्धों की सी तीव्र दृष्टि वाले फोटोग्राफरों की पंक्तियां भी दिन रात कैमरे और रोशनी का सामान लिए फव्वारे के आसपास मंडराती रहती हैं। किंतु अपनी बस से भी अधिक तेज गति से चलने वाला, मुड़ती बलखाती हुई सड़कें और चक्करदार ऊंची नीची गलियां, जिनके विभिन्न कालों के विभिन्न स्थापत्य शैलियों के तरह तरह के मकान अपने अपने ढंग से सुंदर और शैलियों का यह सम्मिश्रण और घरों की बेतरतीबी अपना एक अलग सौंदर्य लिए हुए है और जहाँ तहाँ अप्रत्याशित स्थलों पर, जैसे सड़कों के बीचों बीच या चौराहे पर, गलियों के मोड़ पर, सिपाहियों के खड़े होने के चबूतरे के आसपास, संतरी के ठिये के चारों ओर फूलों की क्यारियां,
अनंतर रोम के, इटली के, यूरोप की गलियों के बारे में और भी बहुत कुछ जानूंगा, पर यह तो पहली ही दृष्टि में दिखता है कि यूरोप के पुराने शहरों की ये बलखाती गलियां एक अद्वितीय सौंदर्य लिए हुए हैं। बड़ी सड़कों को देखकर चले जाना मानो एक लिफाफे को देखकर बिना उसके भीतर के निजी पत्र की बात पढ़े ही चल देना है। रोम के पहले उस 4 दिन के प्रवास के बाद मैंने इटली के विभिन्न शहरों की गलियों में, विशेषकर फिरेंजे अर्थात फ्लोरेंस, पेरूजिया, असोसी आदि मध्य इटली के प्राचीन शहरों की गलियों में पैदल भटक भटक कितने घंटे बिताए हैं और कितने मील नापे हैं, इसका हिसाब नहीं है। और इसी प्रकार पेरिस की गलियों में और जेनीवा, वियना, बॉन, एम्स्टर्डम, डेल्फ्ट, स्टॉकहोम आदि पुराने और कम पुराने शहरों के पुराने भागों की गलियों में और सर्वत्र इस बात से प्रसन्न हो सका हूँ कि यद्यपि बड़ी सड़कों से हटकर गलियों में जाने का अर्थ सर्वदा यही हुआ कि किसी शहर के बारे में दावे से कुछ कह सकना कठिनतर हो गया। गलियों में जाने पर शहरों के निवासी सहसा एक गति युक्त कर्मरत परंपरा संपन्न जीवन मानव समाज के रूप में मेरे निकट आ गए हैं, पहचाने गए हैं। कोई पूछ सकता है कि यदि ऐसा है तो क्यों उनके बारे में कुछ कहना कठिनतर हो गया है। उसका उत्तर यही है कि इसलिए कि लोग सहसा एक इतर समाज से निकट आकर घर के से लोग हो गए हैं। घर के लोगों के बारे में यह कह देना तो आसान होता है कि अच्छे लगते हैं या कि हमें नहीं अच्छे लगते हैं, पर उनका वर्णन करना उतना आसान नहीं रह जाता। भीड़ों में जब जिससे आंखें मिलती हैं वह सहसा दिख जाता है मानव अंगारे सा, भगवान सा, अकेला। और इस प्रकार आंखें मिलने के बाद उसके बारे में कुछ कहना कठिनतर हो जाता है। इसीलिए और भी अधिक कि उसकी आँखों में प्रच्छन्न या प्रकट रूप से अपनी प्रतिच्छवि झांकती जान पड़ती है। खड़ा मिलेगा वहाँ सामने तुमको अनपेक्षित प्रतिरूप तुम्हारा, नर जिसकी अनझिप आँखों में नारायण ही व्यथा भरी है। यों तो ऐसे एक अकेले व्यक्ति के चित्रण से भी एक पूरे देश का, सभ्यता का, युग का चित्र खींचा जा सकता है। यूरोप के एकाधिक देश में मुझे ऐसे व्यक्तियों को देश या उनसे मिलने का सहयोग हुआ जिनके माध्यम से कुछ क्षणों में ही मुझे एक समाज की या कम से कम विशेष युग स्थिति के समाज की जीवन परिपाटी बिजली की सी कौंध के साथ दिख गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सहसा पूरे देश बल्कि समुचे यूरोप की आत्मा की एक झांकी पा ली है। जैसा कि ब्राउनिंग ने कहा है, देयर आर
flashes struck from midnights, अर्थात मध्य रात्रि में कभी ऐसी कौंध होती है। और मैं समूचे यूरोप का चित्र खींचना चाहता तो यह भी कर सकता, और कदाचित वह अधिक प्रभावशाली ही होता कि ऐसे 4-6 विशिष्ट व्यक्तियों का चरित्र उपस्थित कर देता। किंतु उपन्यासकार की दृष्टि पर्यटक की दृष्टि नहीं है, वह विदेश आत्मा को देखने की ओर बढ़ेगी, जबकि मुझे अपनी देशी दृष्टि के सम्मुख विदेशी भूमिका को भी रखना है। हाँ, मिट्टी की प्रतिमा बन जाने के बाद उसमें आत्मा की झलक जाए तो वह मेरा महोभाग्य। अनंतर यह भी जाना कि रोम यूरोप का सबसे स्वच्छ शहर नहीं है, बल्कि स्टॉकहोम और कोपेनहागन से लौटने पर इटली के बड़े शहर और लंदन और पेरिस भी वैसे गंदे जान पड़ते हैं जैसे इटली से लौटकर भारत के शहर। और यह भी जानना कि पहली दृष्टि में रोम की जो विशेषताएं लगी, उनमें से बहुत सी समूचे दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में पाई जाएंगी और कुछ तो सारे यूरोप में। कभी कभी यह भी हुआ कि विदेशी शहरों में जो बात विशेष जान पड़ी थी, भारत लौटकर पाया कि वह भारत भी पहुंच गई है। उदाहरण के लिए फ्रांकफुर्ट में रंग बिरंगी बत्तियों द्वारा विज्ञापन, लौट कर देखा कि दिल्ली में भी उनका प्रवेश हो गया है, या कि लंदन और पेरिस की दुकानों अथवा विज्ञापनों में स्त्रियों के अंडरवियर का अतिरिक्त प्रदर्शन, अपने यहाँ शादियों में लाउड स्पीकर से गोलियों की बाढ़ की तरह बरसने वाले घटिया फिल्मी गानों के समान गला फाड़ फाड़ कर अपनी ओर ध्यान खींचने वाले भोंडे विज्ञापन। किंतु भारत लौटकर देखता हूँ कि दिल्ली और कलकत्ता के केंद्रीय बाजारों के गलियारे भी इन्हीं से पट गए हैं। दीवारों पर उभार उभार कर टांगी हुई चोलियाँ और ज़मीन पर बिखरी हुई उतनी ही भद्दी रंग बिरंगी पत्रिकाएं। मशीन सब कुछ उखाड़ती चलती है। मशीन के आत्मा नहीं है, लेकिन मशीन का दास होकर मनुष्य भी निरंतर अपने को उखाड़ता जा रहा है। आत्मा उसके पास नहीं है, यह मानना तो कठिन है, लेकिन वह अनाहत है, यह कहना तो सरासर झूठ होगा। सड़क के बीच में फूल इटली में मिल सकते हैं, और स्वीडन में भी, इंग्लैंड में भी और जर्मनी में भी। हाँ, इटली के मध्ययुगीन नियमित अलंकृत उद्यानों का सौष्ठव एक ढंग का है, फ्रांस की सजीली वीथियों का दूसरे ढंग का, इंग्लैंड के विशाल तरु राज्यों से छाए हुए खुले हरियाले पार्कों का और एक ढंग का, और जर्मनी के वनोद्यानों का एक और ढंग का। सहज अकुंठित और अनाहत भाव से बड़े हुए पेड़ों की शोभा क्या होती है, यह इंग्लैंड में ही देखने को मिला। यहाँ भारत के पेड़ पौधों को पूज तो लेते हैं, लेकिन सहज भाव से
पनपने नहीं देते, जिनको गाय बकरी के खाने के लिए दतवन के लिए नोच नहीं लेते, उन्हें वैसे ही ऐसी तंग जगह में बांध कर रख देते हैं कि उनका सहज विकास नहीं होता। चमत्कार के लिए हम यह भी सिद्ध करना चाहते हों कि किसी जाति के स्वभाव और उसके बनाए हुए बगीचों में समानता होती है, तो उसके लिए मनचाही पश्चिमोत्तर भारत के मुगल उद्यानों से या बनारस की फुलवाड़ियों से पर उसे छोड़ दे तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शैली के उद्यान अपने अपने प्रदेश, परिवेश और जलवायु में ही अधिक सुंदर लगते हैं। इटली के तरतीबदार सरू और मोरपंखी के पेड़ और पलस्तर की मूर्तियाँ वहाँ के नीले आकाश और नीले सागर की परिपार्श्व में शोभा होती है, और आसपास के ऊंचे नीचे प्रदेश के जैतून वृक्षों से भरी घाटियों और सजीले हंसमुख नर नारियों के साथ मेल खाती हैं। बल्कि जैसे वहाँ के विनोद प्रेमी, जीवन आतुर, संगीत मुखर, श्रृंगार वृत्ति लोगों के बीच काले या भूरे लभादे और काले या उनाबी टोप पहने हुए कैथोलिक पादरी और श्रमण सहज भाव से अपने को खपा लेते हैं, वैसे ही अपने में लिपटे सिमटे में संभ्रांत मोरपंखी झाड़ भी वहाँ की दृश्य परंपरा में अपना स्थान बना लेते हैं। और उन्हीं उद्यानों में जब हम किसी गिरजाघर से संलग्न विहार की चार दीवारी के अंदर बंद पाते हैं, तो दीवार के पुराने पत्थरों के साथ इन वृक्षों का क्लांत उदासीन भाव फिर एक नया सामंजस्य प्राप्त कर लेता है, मानो विलासिता से ऊबा हुआ कोई अभिजीत रसिक अब दूसरे को याद दिला रहा हो कि कालो न जीर्णो वयमेव जीर्णा। किंतु शालीन उद्योगों और मधुदानी अंगूर की चर्चा से यह ना समझ लिया कि जय के पश्चिम का जीवन अचंचल गति से चलता है। पहली दृष्टि से मैं यही सबसे बड़ा अंतर पूर्व और पश्चिम का द्रुत लय में, और भारत में तो हम योजनाओं के बावजूद आलाप देने में ही खोए रहते हैं। यों और देशों की अपेक्षा इटली कुछ धीरे चलना पसंद करता है, और जब तब विश्राम करने या गली के मोड़ पर बिलमाने को तैयार है, फिर भी वह असंदिग्ध रूप से है पश्चिम देश ही। कम से कम आधुनिक इटली पुराकाल में जब वह पूर्व नहीं तो मध्य पूर्व से आक्रांत था, रोमिक लोग अधलेटे भोजन करते थे और एक व्यालू में 6 घंटे बीत जाना साधारण बात थी। पर आज का रोमी खड़े खड़े ही खाता है। खाने के बाद का विश्राम वह अनिवार्य मानता है, और इसलिए यूरोप भर में इटली के दफ्तरों में लंच की लंबी छुट्टी होती है। नियमित 2 घंटे पर
व्यवहार में 3 घंटे, किंतु दूसरी ओर वह काम देर तक करता है और उसकी कारीगरी प्रसिद्ध है। यूरोप में सवेरे उठते ही जीवन की दौड़ आरंभ होती है और रात तक चली ही जाती है। मेरा अनुमान है कि औसत यूरोप को प्रतिदिन 6-7 घंटे और पैरों पर खड़े-खड़े बीतते हैं। अधिक बीत हो तो अचंभा नहीं। फिर वह खड़े रहना, चाहे घर पर नाश्ता बनाते समय या खड़े रहना हो चाहे ट्राम बस में दफ्तर जाते का खड़ा होना, चाहे सिनेमा के टिकट के लिए लगी कतार का खड़े होना और चाहे खाते पीते समय का खड़े होना, क्योंकि प्राय दिन में एक बार ही बैठकर भोजन किया जाता होगा। ऐसा क्यों है? यंत्रों ने इतनी सुविधा दी है, सो क्या केवल खड़े होने के लिए? यहाँ ये यात्रा वृत्तांत पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ, अर्थात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।